बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डीएस कंप्यूटर साइंस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम्स हम स्टडी कर रहे हैं। ये आपका लेक्चर नंबर 6 है। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर्किटेक्चर। Distributed database management system architecture are generally developed depending on 3 parameters. ये 3 पैरामीटर्स हैं जिनकी बेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का आर्किटेक्चर बनता है। नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर 2 ऑटोनॉमी एंड नंबर 3 हेट्रोजेनिटी। डिस्ट्रीब्यूशन इट स्टेट्स the physical distribution of data across the different sites। यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें इस चीज़ का जिक्र होगा कि जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्चुअल डेटा जो है वो साइट्स के ऊपर किस तरीके से जाएगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक साइट अमेरिका में है, एक यूरोप में है, तो अमेरिका का डेटा यूरोप में कैसे अवेलेबल होगा और यूरोप का डेटा अमेरिका में कैसे अवेलेबल होगा, ये पॉइंट डिस्कस किया जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन में। ऑटोनॉमी में इट इंडिकेट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंट्रोल ऑफ द डेटाबेस सिस्टम एंड द डिग्री टू विच ईच कंस्टिट्यूएंट डीबीएमएस कैन ऑपरेट इंडिपेंडेंटली। अब थोड़ा सा आपकी अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो होमोजीनियस भी हो सकती है और हेट्रोजीनियस भी हो सकती है, और हर साइट के ऊपर अपना डीबीएमएस जो सा वो इंडिपेंडेंटली चलेगा। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन का कंट्रोल है वो किस तरीके से और किस हद तक डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ये बात डिस्कस होगी ऑटोनॉमी में। और हेट्रोजीनिटी क्या है? इट रेफर्स टू द uniformity or dissimilarity of the data model, system components and databases। और किस हद तक साइट्स के ऊपर जो डेटा पड़ा है वो डिसिमिलर है, इसको हेट्रोजेनिटी के मदद से हम देखेंगे। ये 3 फैक्टर जब देख लिए जाएंगे इन तीनों पैरामीटर्स को पास करके, तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का आर्किटेक्चर जो है वो डिजाइन किया जाता है। आर्किटेक्चरल मॉडल्स कौन कौन से हैं? सम ऑफ द कॉमन आर्किटेक्चरल मॉडल और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसी तरीके से पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड मल्टी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर्किटेक्चर। ये 3 मॉडल्स हैं जो अडॉप्ट किए जाते हैं। इनमें से कोई एक जो सा वो सूट करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, मे बी इनमें से कोई 2 या 3 का कॉम्बिनेशन भी यूज किया जा सकता है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को देखते हैं। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर फॉर डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। दिस इज अ 2 लेवल आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर 2 लेवल, यानी क्लाइंट एंड सर्वर 2 लेवल, वेयर द फंक्शनैलिटी इज डिवाइडेड इनटू सर्वर्स एंड क्लाइंट्स। तो क्योंकि फंक्शनैलिटी सर्वर्स और क्लाइंट्स के दरमियान में डिवाइडेड है, इसलिए इसको 2 लेवल आर्किटेक्चर का नाम दिया जाता है। द सर्वर फंक्शंस प्राइमरली encompass डेटा मैनेजमेंट, क्यूरी प्रोसेसिंग, ऑप्टिमाइजेशन एंड ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। तो जो सर्वर का काम है वो क्या है? नंबर 1 डेटा मैनेजमेंट, नंबर 2 क्यूरी प्रोसेसिंग, नंबर 3 ऑप्टिमाइजेशन एंड ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। ये काम करने होते हैं सर्वर ने। और क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? क्लाइंट फंक्शंस इंक्लूड मेनली यूजर इंटरफेस, यानी जहां से यूजर बैठकर डेटा फीड करेगा सर्वर के ऊपर। हाउएवर दे हैव सम फंक्शंस लाइक कंसिस्टेंसी चेकिंग एंड ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। कंसिस्टेंसी चेकिंग और ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट ये क्लाइंट सर्वर की रिक्वायरमेंट्स हैं कि वो ट्रांजैक्शन को वैलिड करके फिर उसको सर्वर की तरफ पार्सल करे। इनवैलिड ट्रांजैक्शन को सर्वर पे भेजना सर्वर को बिजी करने के बराबर होगा। द 2 डिफरेंट क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर्स आर सिंगल सर्वर मल्टी क्लाइंट्स,
सिंगल सर्वर मल्टीपल क्लाइंट्स एंड मल्टीपल सर्वर्स मल्टीपल क्लाइंट्स। तो इसमें क्लाइंट सर्वर जो 2 लेयर या 2 लेवल आर्किटेक्चर है, इसकी आगे 2 टाइप्स हैं। एक तो वो है जिसमें एक सर्वर और बहुत सारे क्लाइंट्स रख दिए जाते हैं। आम छोटी इंडस्ट्री में ऐसे ही होता है कि एक सर्वर बना दिया और बहुत से क्लाइंट उससे कनेक्ट। और दूसरा आर्किटेक्चर ये है कि मल्टीपल सर्वर्स और मल्टीपल क्लाइंट्स, जैसे गूगल की एग्जांपल ले लें या यूट्यूब की एग्जांपल ले लें, तो वहाँ पे मल्टीपल सर्वर्स मल्टीपल क्लाइंट्स। तो ये क्लाइंट 1 है, क्लाइंट n है और नीचे सर्वर 1 है और सर्वर m है। तो दोनों सूरतें पॉसिबल हैं, क्लाइंट मल्टीपल क्लाइंट्स और सिंगल सर्वर, मल्टीपल क्लाइंट्स और मल्टीपल सर्वर्स। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की आगे 2 टाइप्स हैं, यानी एक वो जिसमें सिंगल सर्वर होगा और मल्टीपल क्लाइंट्स होंगे, एक मेन कंप्यूटर है और बहुत से लोग उससे कनेक्ट हैं, और दूसरा वो होगा जिसमें काफ़ी सारे मेन कंप्यूटर्स हैं और काफ़ी सारे लोग कनेक्ट हैं, जैसे यूट्यूब या गूगल। दूसरा आर्किटेक्चर की जो सेकंड टाइप है दैट इज पीयर टू पीयर। इन दीज सिस्टम्स ईच पीयर acts both as client and a server for imparting database services. The peers share their resources with other peers and coordinates their activities. तो अब peer to peer में क्या होता है कि हर जो कंप्यूटर है वो कभी सर्वर का रोल किरदार कर रहा है, कभी वो क्लाइंट का किरदार अदा कर रहा है। यानी peer to peer में आप यूँ समझ लें कि हर कंप्यूटर कभी वो सर्वर है, कभी वो क्लाइंट है, यानी वो डेटा दे भी रहा है, डेटा ले भी रहा है, सर्विसेज दे भी रहा है, सर्विसेज ले भी रहा है। दिस आर्किटेक्चर जनरली हैज 4 लेवल्स ऑफ स्कीमा। अब इसमें जो स्कीमा के लेवल्स हैं वो 4 हैं। नंबर 1 ग्लोबल कंसेप्चुअल स्कीमा, नंबर 2 लोकल कंसेप्चुअल स्कीमा, नंबर 3 लोकल इंटरनल स्कीमा एंड नंबर 4 एक्सटर्नल स्कीमा। यानी आप यूं अंडरस्टैंड करें कि 2 लोकल है, एक एक्सटर्नल है और एक ग्लोबल है। ग्लोबल कंसेप्चुअल स्कीमा डिपिक्ट्स द ग्लोबल लॉजिकल व्यू ऑफ डेटा। लोकल कंसेप्चुअल स्कीमा डिपिक्ट्स लॉजिकल डेटा ऑर्गेनाइजेशन एट ईच साइट। लोकल इंटरनल स्कीमा डिपिक्ट्स फिजिकल डेटा ऑर्गेनाइजेशन एट ईच साइट एंड एक्सटर्नल स्कीमा डिपिक्ट्स यूजर व्यू ऑफ डेटा। ये आपको रट्टा ही लगाना पड़ना है कि आर्किटेक्चर को इसके 4 लेवल कौन से हैं। ग्लोबल कंसेप्चुअल स्कीमा, लोकल कंसेप्चुअल स्कीमा, लोकल इंटरनल स्कीमा एंड एक्सटर्नल स्कीमा। यहाँ डायग्राम में आप इसको देख सकते हैं। ये आपका ग्लोबल कंसेप्चुअल स्कीमा है जिसने इंटीग्रेट किया हुआ है एक्सटर्नल स्कीमा 1, एक्सटर्नल स्कीमा 2, एक्सटर्नल स्कीमा n को, और इसी तरीके से लोकल कंसेप्चुअल स्कीमा 1, लोकल कंसेप्चुअल स्कीमा 2, लोकल इंटरनल स्कीमा 1, लोकल इंटरनल स्कीमा 2, ये आपके मौजूद है। और इसी तरीके से लोकल कंसेप्चुअल स्कीमा n to n, यानी 3 जो आप, एक तो ग्लोबल हो गया, इसके अलावा एक्सटर्नल है, फिर लोकल है, और उसके बाद आपके पास लोकल इंटरनल स्कीमा, ये लोकल कंसेप्चुअल है। एक्सटर्नल स्कीमा, ग्लोबल स्कीमा, लोकल कंसेप्चुअल स्कीमा एंड लोकल इंटरनल स्कीमा। तो इनसे मिलके आपके पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनेगा। जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज मल्टी डीबीएमएस आर्किटेक्चर। इसमें क्या होता है, दिस इज एन इंटीग्रेटेड डेटाबेस सिस्टम फॉर्म्ड बाय कलेक्शन ऑफ 2 or more ऑटोनोमस डेटाबेस सिस्टम्स। यानी इसमें 2 या 2 से ज्यादा ऑटोनोमस डेटाबेस सिस्टम जो उनसे मिलते हैं, फिर मल्टी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर्किटेक्चर बनता है। मल्टी से ही आप समझ लें कि 2 or more ऑटोनोमस डेटाबेस सिस्टम इसमें मिलेंगे। मल्टी डीबीएमएस कैन बी एक्सप्रेस थ्रू 6 लेवल ऑफ स्कीमास। अब इसके 6 लेवल्स हैं। पहला कौन सा है, मल्टी डेटाबेस व्यू लेवल। इसमें क्या होता है, डिपिक्ट्स मल्टीपल यूजर व्यूज कंप्राइजिंग ऑफ subsets of the integrated distributed database. Number 2, multi-database conceptual level depicts integrated multi-database that comprises of global logical multi-database structure definition. Third one, multi-database internal level that depicts the data distribution across different
sites and multi-database to local data mapping. Number 4, local database view level that depicts public view of local data. Number 5, local database conceptual level that depicts local data organization at each site. And the 6th one is local database internal level that depicts physical data organization at each site. तो इस तरीके से ये मल्टी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर्किटेक्चर आपका जो सा वो कंप्लीट होता है 6 लेवल्स के साथ। जो आपका क्लाइंट सर्वर है ये 2 लेवल है, जो आपका पीयर टू पीयर है ये 4 लेवल है, और जो मल्टी डीबीएमएस है ये आपका 6 लेवल आर्किटेक्चर है। देयर आर 2 डिजाइन अल्टरनेटिव फॉर मल्टी डीबीएमएस, क्योंकि अब इसमें देखें इतने सारे लेवल हो गए, 6 लेवल पे मल्टी डीबीएमएस जो सा वो चल रहा है, तो फिर इसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होगी। तो कॉस्ट से बचने के लिए इसके अल्टरनेटिव कौन से हैं? नंबर 1, मॉडल विद मल्टी डेटाबेस कंसेप्चुअल लेवल, एंड नंबर 2, मॉडल विदाउट मल्टी डेटाबेस कंसेप्चुअल लेवल। यानी मॉडल विद मल्टी डेटाबेस एंड मॉडल विदाउट मल्टी डेटाबेस कंसेप्चुअल लेवल। डायग्राम में आप देख सकते हैं ये मॉडल विद मल्टी डेटाबेस कंसेप्चुअल लेवल है, ये मल्टी डेटाबेस कंसेप्चुअल स्कीमा आपका, और इससे मल्टी डेटाबेस व्यू 1 कनेक्टेड है, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। फिर मल्टी डेटाबेस इंटरनल स्कीमा इससे कनेक्ट है, और लोकल डीबी कंसेप्चुअल स्कीमा इससे कनेक्ट है, और उसके आगे फिर अपने लोकल व्यूज हैं, ये लोकल व्यू MQ है, लोकल डीबी इंटरनल स्कीमा M कनेक्टेड है। और इसी तरीके से लेफ्ट साइड पे लोकल डीबी कंसेप्चुअल स्कीमा 1, लोकल डीबी इंटरनल स्कीमा 1, और उनके अपने व्यूज जो उनसे वो कनेक्टेड है, और इनसे मिलके बनेगा मॉडल विद मल्टी डेटाबेस कंसेप्चुअल लेवल। ये विद मल्टीपल डेटाबेस है, ये विद मल्टी डेटाबेस है, और विदाउट मल्टी डेटाबेस में डिफरेंस देखें कि यहाँ पे मल्टी डेटाबेस कंसेप्चुअल स्कीमा सेंटर में है, और यहाँ पे मल्टी डेटाबेस कंसेप्चुअल स्कीमा आपको यहाँ पे देखें कहीं पे भी मल्टी डेटाबेस कंसेप्चुअल स्कीमा जो सा वो नजर नहीं आएगा, बल्कि वो स्टैंड लोन अपना पार्ट अदा कर रहा, क्योंकि ये विदाउट मल्टी डेटाबेस है, इसमें मल्टी डेटाबेस नहीं है, इसमें मल्टी डेटाबेस मौजूद है, और यहाँ से मल्टी डेटाबेस को निकाल दिया गया और बाकी जो लेवल्स हैं उनको इंटीग्रेट कर दिया गया। डिजाइन अल्टरनेटिव्स की बात करें, द डिस्ट्रीब्यूशन डिजाइन अल्टरनेटिव फॉर द टेबल्स इन डीबीएमएस आर एज फॉलोज। नंबर 1, नॉन रेप्लिकेटेड एंड नॉन फ्रेगमेंटेड यानी रेप्लिकेट नहीं होंगे और फ्रेगमेंट्स भी नहीं होगा। फुली रेप्लिकेटेड ये दूसरी टाइप होगी। पार्शली रेप्लिकेटेड कुछ हिस्सा रेप्लिकेट हो जाएगा, रेप्लिकेट मीन कॉपी बना देना, उसका कॉपी होगा। फ्रेगमेंटेड मीन उसके पार्ट्स, और मिक्स्ड मीन कि इनमें से कोई 2 जो या 3 जो टेक्निक्स हैं उनको मिक्स करके लगा दिया जाएगा। Non-replicated, non-fragmented. In this design alternative, different tables are placed at different sites. यानी क्योंकि ये नॉन रेप्लिकेटेड नॉन फ्रेगमेंटेड है, इसलिए डिफरेंट टेबल डिफरेंट साइट्स पे रखे जाएंगे। डेटा इज प्लेस्ड सो दैट इट इज एट ए क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द साइट वेयर इट इज यूज्ड मोस्ट। यानी डेटा वहां पे होगा जहां उसकी ज्यादा जरूरत है। जिस साइट का डेटा है आप यूं कह लें उसी साइट के पास होगा। इट इज मोस्ट सुटेबल फॉर डेटाबेस सिस्टम वेयर द परसेंटेज ऑफ क्यूरी नीडेड टू ज्वाइन इंफॉर्मेशन टेबल प्लेस्ड एट डिफरेंट साइट्स इज लो। यानी जब आपने बहुत सारी साइट से डेटा लेना हो तो फिर ये टेक्निक कारगर नहीं है, लेकिन अगर आपने सिर्फ अपनी साइट पे काम करना है फिर नॉन रेप्लिकेटेड एंड नॉन फ्रेगमेंटेड टेक्निक बहुत बेहतर है। If an appropriate distribution strategy is adopted, then this design alternative help to reduce the communication cost during data processing. अब क्योंकि ये नॉन रेप्लिकेटेड है, हर साइट का अपना डेटा उसके पास मौजूद है तो कम्युनिकेशन कॉस्ट जो सी वो ऑटोमेटिकली बहुत कम होगी। फुली रेप्लिकेटेड, in this design alternative at each site one copy of all the database tables is stored। यानी अगर फॉर एग्जांपल पूरी दुनिया में 15 जगह पे डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूटेड है तो 15 जगह पे ही डेटाबेस जो है उसके टेबल स्टोर होंगे। सिंस ईच साइट हैज इट्स ओन कॉपी ऑफ द एंटायर डेटाबेस, सारी डेटाबेस यानी
15 जगह पे ऑफिस है और 15 जगह पे पूरी की पूरी डेटाबेस पड़ी है। इसकी एग्जांपल आप यूट्यूब की ले लें या गूगल वाले ये टेक्निक यूज़ करते हैं ताकि फौरी तौर पे एक्सेस और अक्रॉस दी सब कॉन्टिनेंट्स जो डेटा कम्युनिकेशन कॉस्ट है उससे बचा जा सके। क्यूरीज आर वेरी फास्ट रिक्वायरिंग निग्लिजिबली कम्युनिकेशन कॉस्ट, और क्योंकि डेटाबेस लोकली तौर पे पूरी की पूरी डेटाबेस पड़ी होती है फुली रेप्लिकेटेड, तो इसलिए क्यूरी जो है बड़ी स्पीड से काम करती है, बहुत स्पीड से चलती है। ऑन दी कॉन्ट्रेरी द मैसिव रिडंडेंसी इन डेटा रिक्वायर्स ह्यूज कॉस्ट ड्यूरिंग अपडेट ऑपरेशंस। लेकिन ये ध्यान में रखें कि अगर आपने 15 जगह पे एक ही डेटाबेस की कॉपी कर दी तो जब उस डेटाबेस को अपडेट करना है तो आपको 15 जगह पे अपडेट करना पड़ेगा और आपकी अपडेट कॉस्ट जो सी है वो बहुत ज़्यादा होगी। Hence, this is suitable for systems where a large number of queries is required to be handled, whereas the number of database update is low. जैसे फॉर एग्जांपल विकीपीडिया की एग्जांपल ले लें, अब उसमें जो कुछ पड़ा है वो बहुत कम शायद नाज़र ही उससे चेंज होना है, या इंसाइक्लोपीडियाज वगैरह की एग्जांपल ले लें, या कोई हिस्ट्री की डॉक्यूमेंट्स पड़ी हैं उनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उनको लोकली तौर पर स्टोर कर दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप उनको अपडेट करेंगे तो फिर आपकी बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन कॉस्ट आएगी। पार्शली रेप्लिकेटेड, इसमें क्या होता है, कॉपीज और टेबल्स आर पोर्शन और टेबल्स आर स्टोर्ड एट डिफरेंट साइट्स, यानी जितने डेटाबेस की ज़रूरत है सिर्फ वो साइट के ऊपर रखा जाता है, बाकी डेटा जहाँ चाहिए उस साइट के ऊपर। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेबल इज डन इन अकॉर्डेंस टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सेस। इसमें देखा जाता है कि कौन किस तरह का डेटा कौन सी जगह पे चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल वायलेंस के मतलब जो डेटा है वो एशिया में ज़्यादा लोग उसको देखेंगे, एक्शन मूवीज़ वगैरह, तो वो एशिया में रखा जाएगा। इस तरह जो रिसर्च है ये यूरोप में ज़्यादा हो रही है तो वो यूज़ करेंगे। मैथ के मतलब ज़्यादा काम चीन और जापान में हो रहा है तो वहाँ पे वो डेटा जो सा वो होगा। दिस टेक्स इनटू कंसिडरेशन द फैक्ट दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सेसिंग टेबल्स वेरी कंसिडरेबली फ्रॉम साइट टू साइट, और ये चीज़ हर ये कॉमन सेंस है कि साइट टू साइट जब पार्शली रेप्लिकेटेड है तो फिर टाइम तो लगेगा। द नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ द टेबल और पोर्शन डिपेंड्स ऑन हाउ फ्रीक्वेंसी द एक्सेस क्यूरीज एग्जीक्यूट एंड द साइट विच जनरेट द एक्सेस क्यूरीज। अब कौन सी साइट पे आपने कौन सा डेटा रखना है, क्योंकि ये पार्ट में रखना है ना, तो कौन सा हिस्सा कौन सी साइट पे होना चाहिए, ये इस बात पे इसका तयन होगा कि कहाँ से रिक्वेस्ट ज़्यादा आ रही है। जो साइट किसी डेटा की बार बार रिक्वेस्ट कर रही है तो बजाय इसके कि उसको बार बार अक्रॉस द ग्लोब वो डेटा दिया जाए, वो डेटा ही उसके सर्वे में रख दे। उन्हें कहेंगे आपको रोजाना इस डेटा की ज़रूरत पड़ती है, ये नहीं आप उठाएं। इसको हम कहेंगे पार्शली रेप्लिकेटेड, यानी उस डेटा की उस कॉपी वहाँ पे रख दी गई। फ्रेगमेंटेड, in this design a table is divided into 2 or more pieces referred to as fragments or partitions. So fragments mean parts, हिस्से, and each fragment can be stored at different sites. This considers the fact that it seldom happens that all data stored in table is required at a given site. तो अब अगर थोड़ी देर के लिए assume कर लिया जाए कि किसी साइट को सारे डेटा की तो ज़रूरत नहीं है तो उसको आधा डेटा दे दिया जाए जो उनके काम का है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि गूगल पे मोस्टली लोग जो सर्च करते हैं वो रिसेंट ईयर्स में या तो करंट फ्यूचर में अभी यानी प्रेजेंट में सर्च करेंगे या कोई 5 साल पुरानी सर्च करेंगे। कोई बंदा गूगल पे 50-100 साल पुरानी सर्च नहीं करेगा, बहुत कम लोग करेंगे। तो जो डेटा फिर यहाँ पे रखा जाए वो वही हो कि जो करंट या फ्यूचर सर्चेस के मतलब है। और इस तरीके से अगर आप here there is only one copy of each fragment in the system, that is no redundant data। तो जो हमने यहाँ पे फुली रेप्लिकेटेड की बात की, यहाँ रिडंडेंसी बहुत ज़्यादा, यानी बार 15 अगर साइट्स हैं आपकी 15 साइट्स हैं तो 15 साइट्स पे सेम डाटा पड़ा, इसलिए रिडंडेंसी डाटा का डुप्लीकेट होना ये कॉमन सी बात है। 15 जगह पे डुप्लीकेटेड डाटा पड़ा है, पार्शली में रिडंडेंसी कम है। और फ्रेगमेंटेड की अगर आप बात करें तो इसमें रिडंडेंसी नहीं होगी। दी 3 फ्रेगमेंट टेक्निक्स आर वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन, हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन एंड हाइब्रिड फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन की 3 टाइप्स हैं।
मिक्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन जो लास्ट हमारा पॉइंट था, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेगमेंटेशन एंड पार्शियल रेप्लिकेशन, यानी फ्रेगमेंटेशन और पार्शियल रेप्लिकेशन को रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन. Here the tables are initially fragmented in any form, horizontal or vertical, and then these fragments are partially replicated across the different sides according to the frequency of accessing the fragment. तो असल बात है कि डेटा आप कितनी जल्दी डिमांड कर रहे हैं और किस तरह का डेटा डिमांड कर रहे हैं. तो जो डेटा आपको चाहिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए, आपके हेड ऑफिस से वो डेटा आपके पास रख दिया जाएगा. डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डिज़ाइन स्ट्रेटजी की अगर आप बात करें तो इसमें रेप्लिकेशन सबसे टॉप पे है. डेटा रेप्लिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग सेपरेट कॉपीज ऑफ द डेटाबेस एट 2 और मोर साइट्स. इट इज़ अ पॉपुलर फॉल्ट टॉलरेंस टेक्निक ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस. तो डेटा रेप्लिकेशन में डेटा की कॉपियाँ बना देना. एडवांटेजेस ऑफ डेटा रेप्लिकेशन क्या है? नंबर 1 है रिलायबिलिटी, फिर रिडक्शन इन नेटवर्क लोड, फिर क्विकर रिस्पॉन्स और सिंपलर ट्रांजैक्शंस. तो अवेलेबिलिटी अगर आप बात करें, रिलायबिलिटी की बात करें, अवेलेबिलिटी की बात करें, इन केस ऑफ फेलियर ऑफ एनी साइट द डेटाबेस सिस्टम कंटिन्यू टू वर्क सिंस अ कॉपी इज अवेलेबल एट अनदर साइट. तो क्योंकि रेप्लिकेटेड डेटा पड़ा है, दूसरी साइड पे डेटा पड़ा है, तो एक साइड का अगर सर्वर खराब भी हो गया तो दूसरी साइड को वो कनेक्ट हो जाएंगे. रिडक्शन इन नेटवर्क लोड, अब क्योंकि आपके पास ही कॉपी पड़ी है तो इसलिए नेटवर्क लोड भी कम है, लोकली तौर पे आप डेटा को एक्सेस कर रहे हैं. इसी तरह अगर वो रिडक्शन ऑफ लोड है क्योंकि लोकल है तो रिस्पॉन्स टाइम भी ज़ाहिर है ज़्यादा होगा. और इस तरह से सिंपलर ट्रांजैक्शन रिक्वायर्स लेस नंबर ऑफ ज्वाइंस, क्योंकि लोकली तौर पे डेटा पड़ा है तो आपको बार बार डिफरेंट साइट्स से डेटा नहीं लेना पड़ रहा, इसलिए सिंपलर आपकी ट्रांजैक्शंस होंगी. डिसएडवांटेजेस इसके अगर देखें तो इंक्रीज स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स है, क्योंकि आपने अगर आपकी 10 साइट्स हैं और 10 साइट्स पे आपने सेम डेटाबेस रख दी है, रेप्लिकेट कर दी है, तो हर जगह पे आपको एक बड़ा स्टोरेज मीडिया चाहिए उस डेटाबेस को स्टोर करने के लिए. और इस तरह इंक्रीज कॉस्ट एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ डेटा अपडेटिंग. अब डेटा अपडेट आपने करना है तो एक जगह पे डेटा अपडेट होगा और 15 जगह पे आपको अपडेट करना पड़ेगा, यानी सारी साइट्स पे आपको डेटा अपडेट करना पड़ेगा. और इसी तरह अनडिजायरेबल एप्लीकेशंस डेटाबेस कॉपलिंग एक इशू आएगा. इफ कम्प्लेक्स अपडेट मैकेनिज्म आर नॉट यूज्ड, रिमूविंग डेटा इनकंसिस्टेंसीज रिक्वायर्स कम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन एट एप्लीकेशन लेवल. तो मिसाल के तौर पे डेटा में तब्दीली हो गई, 5 साइट्स पे आपने अगर डेटा जो सा वो अपडेट कर दिया, 3 साइट्स आपकी रह गई, तो ये आपके लिए आप यूँ समझें कि एक प्रॉब्लम ये आएगी कि डेटा आपका इनकंसिस्टेंट हो जाएगा. और उसको रिमूव करने के लिए फिर आपको बहुत साइट्स के दरमियान में बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा. कॉमनली यूज रेप्लिकेशन टेक्निक्स, इसमें स्नैपशॉट रेप्लिकेशन ये एक टेक्निक है, यानी डेटाबेस की जब मल्टीपल साइट्स पे कॉपीज बनाई जाती हैं तो किस किस तरीके से बनती हैं. स्नैपशॉट रेप्लिकेशन है, फिर नियर रियल टाइम रेप्लिकेशन है और पुल रेप्लिकेशन है. ये 3 टेक्निक्स हैं रेप्लिकेशन की, स्नैपशॉट, नियर रियल टाइम एंड पुल रेप्लिकेशन. फ्रेगमेंटेशन को अंडरस्टैंड कर लें कि फ्रेगमेंटेशन इज द टास्क ऑफ डिवाइडिंग अ टेबल इनटू अ सेट ऑफ स्मॉलर टेबल. द सबसेट ऑफ द टेबल आर कॉल्ड फ्रेगमेंट्स. फ्रेगमेंट्स कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड हाइब्रिड. तो जो आप बड़े डेटाबेस को पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं या टेबल को पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, उस हर हिस्से को हम कहते हैं ये एक फ्रेगमेंट है. और फ्रेगमेंटेशन करने के लिए आप 3 टेक्निक्स यूज़ करते हैं, या तो आप हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन करते हैं या वर्टिकल या फिर हाइब्रिड, जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का कॉम्बिनेशन होता है. और इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू 2 टेक्निक्स, प्राइमरी हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन एंड डिराइव्ड हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन. Fragmentation should be done in a way so that the original table can be reconstructed from the fragments. This is needed so that the original table can be reconstructed from fragments whenever required. This requirement is called reconstructedness. Fragmentation के advantages क्या होंगे? Since data is stored close to the site of usage,
efficiency of the database system is increased। तो अब जिस साइड पे डेटा चाहिए वहीं पे तो उसकी कॉपी पड़ी है, तो इसका फिर बेनिफिट आपको ये होगा कि आपकी जो एक्सेस स्पीड है वो बहुत ज़्यादा, एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। लोकल क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स आर सफिशिएंट फॉर मोस्ट क्यूरीज सिंस डेटा इज लोकली अवेलेबल। तो क्योंकि लोकली डेटा अवेलेबल है इसलिए लोकल क्यूरीज आप लगाएंगे, ग्लोबल क्यूरीज की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसी तरीके से सिंस रिलेवेंट डेटा इज नॉट अवेलेबल एट द साइट, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी ऑफ द डेटाबेस सिस्टम कैन बी मेंटेन्ड। तो अब लोकली आपके पास जो डेटा पड़ा है वो सिर्फ आपके लोकली एरिया के मतलब है, आपके लोकल बिजनेस के मतलब है, जो आपका ऑफिस है उसके मतलब है। तो इसलिए दूसरे ऑफिस का क्योंकि आपके पास डेटा है ही नहीं तो आपने उसको डिस्टर्ब भी क्या करना, तो इसलिए सिक्योरिटी और प्राइवेसी बहुत ज़्यादा होगी फ्रेगमेंटेशन में। और लेकिन साथ में डिसएडवांटेजेस भी हैं। वो क्या है, व्हेन डेटा फ्रॉम डिफरेंट फ्रेगमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू एक्सेस स्पीड में बी वेरी हाई। तो अब ये देखें, अगर दूसरी साइड का आपको डेटा अगर चाहिए होगा तो फिर आपको हाई स्पीड इंटरनेट जो सा वो चाहिए होगा। इन केस ऑफ रिकर्सिव फ्रेगमेंटेशन द जॉब ऑफ रिकंस्ट्रक्शन विल नीड एक्सपेंसिव टेक्निक्स। और इसी तरीके से अगर आपने टेबल्स को जोड़कर रिकंस्ट्रक्ट करना है, बड़े यानी फ्रेगमेंट्स आपने हिस्से कर दिए थे ना, अब आपने दोबारा टेबल को जोड़ना है तो आपको एक्सपेंसिव टेक्निक्स जो सी वो अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। और इसी तरह लैक ऑफ बैकअप कॉपीज ऑफ डेटा इन डिफरेंट साइट्स में रेंडर द डेटाबेस इनफेक्टेड इन केस ऑफ फेलियर ऑफ अ साइट। तो क्योंकि हर साइट पे सिर्फ उसका डेटा पड़ा है, तो अगर वो साइट बंद हो जाती है, ऑफलाइन हो जाती है, सर्वर में कोई इशू आ जाता है, तो वो साइट दूसरी साइट से डेटा नहीं ले सकती, क्योंकि दूसरी साइट पे तो वो डेटा है ही नहीं। वो डेटा किस सूरत में होगा, अगर हमने रेप्लिकेट किया हो, लेकिन ये तो फ्रेगमेंटेड था, तो क्योंकि रेप्लिकेशन नहीं है इसलिए वो डेटा आपको अवेलेबल नहीं होगा। वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन क्या होगी? इन वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन द फील्ड्स और कॉलम्स ऑफ ए टेबल आर ग्रुप्ड इनटू फ्रेगमेंट्स। In order to maintain reconstructiveness, each fragment should contain the primary key fields of the table. Vertical fragmentation can be used to enforce privacy of data. तो vertical fragmentation में आप डेटा की प्राइवेसी जो सी उसको इन्फोर्स कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक मिसाल लेते हैं, दैट यूनिवर्सिटी डेटाबेस कीप रिकॉर्ड ऑफ ऑल रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स इन स्टूडेंट टेबल हैविंग द फॉलोइंग स्कीमा। तो मिसाल के तौर पे स्टूडेंट का ये टेबल है जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन में आपको बताने लगा। रजिस्ट्रेशन नंबर है, नेम है, कोर्स है, एड्रेस है, सेमेस्टर, उसकी फीस और मार्क्स। नो दी फीस डिटेल्स आर मेंटेन्ड इन द अकाउंट सेक्शन। इन दिस केस द डिजाइनर विल फ्रेगमेंट द डेटाबेस एज फॉलो। अब जो फीस है वो सिर्फ अकाउंट्स वालों के काम की चीज़ है। तो अब क्रिएट टेबल एसटीडी फी एज सेलेक्ट रेज नंबर फी फ्रॉम स्टूडेंट। तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर और फी ये दो कॉलम का एक टेबल बना के ना, तो ये अकाउंट्स वालों को दे दिया जाएगा। ये होगी वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन, यानी सिर्फ दो कॉलम का ये वाला और ये, बाकी जो नेम क्या, कोर्स, एड्रेस, ये तो रजिस्ट्रेशन नंबर से पता चल जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर और फीस ये दो कॉलम्स की बेस पे एक टेबल बना के तो वो अकाउंट्स वालों को दे दिया जाएगा, और इसे हम कहेंगे वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन। हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन में क्या करेंगे? Horizontal fragmentation groups the table of tuples mean record of a table in according to values of one or more fields. Horizontal fragmentation should also conform to the rule of reconstructiveness. Each horizontal fragment must have all columns of the original base table. तो जैसे अब अगर आपने अब देखें यहाँ पे वर्टिकल में आपने सिर्फ दो कॉलम लिए थे, रजिस्ट्रेशन नंबर और फी, लेकिन यहाँ आपने सारे कॉलम लेने हैं, सिलेक्ट स्टेरिक, लेकिन आपने सिर्फ एक डिपार्टमेंट निकाल के दे दिया, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। और इसी तरीके से आपने जो सा वो दूसरी जगह पे आपने कोई और डिपार्टमेंट निकाल के दे दिया, तीसरी जगह पे आपने कोई और डिपार्टमेंट जो सा वो निकाल के दे दिया, एंड सो ऑन। इस तरीके से आप जो सा वो इसको मैनेज कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन को। तो हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन को अगर आप देखें तो अब इसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन में आप स्ट्रक्चर तो पूरा दे रहे हैं टेबल का, लेकिन उसमें से किसी खास तरह के डेटा को आप दे रहे हैं, दिए सारा डेटा रहे हैं, लेकिन
यानी स्ट्रक्चर पूरा है टेबल का, इसमें यही सारी फील्ड, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, कोर्स, ड्रेस, सेमेस्टर फी, मार्क्स, लेकिन सिर्फ कंप्यूटर साइंस का डेटा दे रहे हैं, दूसरे डिपार्टमेंट को सिर्फ बायोलॉजी का दे रहे हैं, तो ये कहलाएगी हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन। और हाइब्रिड फ्रेगमेंटेशन में इन दोनों का मिक्सचर दिया जा सकता है, वो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं हाइब्रिड क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपेरेंसी, अब ये एक इशू आएगा कि जब डेटाबेस आपने डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो ट्रांसपेरेंसी देखनी पड़ेगी, ट्रांसपेरेंसी को जो सा वो मद्देनजर रखना पड़ेगा, डेटाबेस की ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपेरेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड databases by the virtue of which the internal details of the distribution are hidden from the user। यानी ट्रांसपेरेंसी में एक्चुअली आपने करना क्या है कि जो यूजर है उसको डेटाबेस स्ट्रक्चर का पता ना चले, उसको ये ना पता चले कि ये डेटा कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हुआ, कौन सी साइट से ये डेटा आया, तो ये होगी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपेरेंसी। The DDBMS designer may choose to fragment tables, replicate the fragments and store them at different sites. However, since users are oblivious of these details, they find the distributed database easy to use like any centralized database। तो जो यूजर है उसको नहीं पता चलेगा कि ये डेटा मुझे कहाँ से डिलीवर हो रहा है, कौन सी साइट से डेटा आ रहा है, क्योंकि उसके लिए प्रोग्रामर डिजाइन, जो डेटाबेस जिसने डिजाइन की, उसने हालात इस तरह के पैदा कर दिए कि यूजर को एहसास ही नहीं होगा कि ये डेटा मुझे किसी और साइट से आ रहा है। और द 3 डायमेंशंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपेरेंसीज आर, एक तो लोकल ट्रांसपेरेंसी है, इसमें फ्रेगमेंटेशन और लोकेशन ट्रांसपेरेंसी है, फ्रेगमेंटेशन ट्रांसपेरेंसी है एंड रेप्लिकेशन ट्रांसपेरेंसी है। लोकेशन ट्रांसपेरेंसी मीन के कहाँ से डेटा आ रहा है, फ्रेगमेंटेशन ट्रांसपेरेंसी मीन के कौन से फ्रेगमेंट से आ रहा है, और रेप्लिकेशन ट्रांसपेरेंसी मीन के डेटा रेप्लिकेटेड है या नहीं। तो इसको अब हम डिटेल से देखते हैं। लोकेशन ट्रांसपेरेंसी क्या है? लोकेशन ट्रांसपेरेंसी इंश्योर्स दैट द यूजर कैन क्यूरी ऑन एनी टेबल और फ्रेगमेंट ऑफ ए टेबल एज इफ दे वर स्टोर्ड लोकली इन द यूजर साइट्स। यानी डेटा अमेरिका में पड़ा है लेकिन पाकिस्तान में ऐसे अवेलेबल कर दिया गया जैसे वो पाकिस्तान में पड़ा है। The fact that the table or its fragments are stored at remote site in the distributed database system should be completely oblivious to the end user। एंड यूजर का ये काम नहीं है कि वो देखे कि मुझे अमेरिका से डाटा चाहिए या फ्रांस से चाहिए। जो डेटा उसने क्यूरी किया है गूगल के सर्वर वो ऑटोमेटिकली उसको जहां से मर्जी कॉल करके दे। गूगल की सेम साइट आप www.google.com ओपन करते हैं और जब आप ओपन करके उसमें कुछ भी लिखते हैं तो वो आपको नहीं पता होता वो कहाँ से डेटा आया, यूरोप से आया या अमेरिका से आया, लेकिन गूगल आपको वो दे देता है। ये है लोकेशन ट्रांसपेरेंसी। द एड्रेस ऑफ द रिमोट साइट्स एंड द एक्सेस मैकेनिज्म आर कम्प्लीटली हिडन। आपको नहीं पता चलता कि ये डेटा कहाँ से आया, इसलिए हम कहते हैं कि एड्रेस रिमोट साइट का और एक्सेस मैकेनिज्म जो सा वो आपको पता ही नहीं। इन ऑर्डर टू इनकॉर्पोरेट लोकेशन ट्रांसपेरेंसी, DDBMS should have access to update and accurate data dictionary and DDBMS dictionary which contains the details of the location of data। फ्रेगमेंटेशन ट्रांसपेरेंसी, अब ये दूसरी टाइप है ट्रांसपेरेंसी की। फ्रेगमेंटेशन ट्रांसपेरेंसी enables user to query upon any table as if it were unfragmented। यानी अब यूजर जो सा उसके पास फॉर एग्जांपल एक टेबल पड़ा है जिसमें 3 कॉलम है और यूजर ने 5 कॉलम कॉल कर लिए। अब जो 2 कॉलम बाकी हैं वो किसी और साइड के कॉलम से। लेकिन फ्रेगमेंटेशन ट्रांसपेरेंसी में, फ्रेगमेंटेशन जो ट्रांसपेरेंसी है इसमें यूजर को पता नहीं चलेगा कि मेरे पास तो 3 कॉलम थे, ये 2 कहाँ से आ गए, क्योंकि डिजाइनर ने ऐसा काम किया कि जब इसने क्यूरी की तो वो डेटा किसी और साइट से उसको अवेलेबल हो गया। दस इट हाइड्स द इफेक्ट्स दैट द टेबल द यूजर इज क्यूरिंग ऑन is actually a fragment of union of some fragments। It also conceals the fact that the fragments are located at diverse sites। वो पता नहीं कहाँ पे फ्रेगमेंट पड़ा लेकिन डेटा निकाल के आपको दे दिया गया। This is somewhat similar to user of SQL views where the user may not know what they are using a view of a table instead of the table itself। और इसी तरीके से रेप्लिकेशन ट्रांसपेरेंसी है कि जो कॉपी है उसके मतलब उसकी ट्रांसपेरेंसी। रेप्लिकेशन ट्रांसपेरेंसी इंश्योर्स दैट
Replication of databases are hidden from the users. It enables the user to query upon a table as if only a single copy of the table exists. Or replication transparency is associated with concurrency, transparency and failure transparency. Whenever a user updated a data item, the update is reflected in all the copies of the table. However, this operation should not be known to the user. यानी ट्रांसपेरेंसी का मकसद जो सा है वो यूजर से डिटेल्स को हाइड करना है, चाहे वो लोकेशन ट्रांसपेरेंसी हो, चाहे वो फ्रेगमेंटेशन ट्रांसपेरेंसी हो, या वो रेप्लिकेशन ट्रांसपेरेंसी हो. दिस इज कंकरेंसी ट्रांसपेरेंसी. ये एक और चीज़ है. आल्सो इन केस ऑफ फेलियर ऑफ साइट, तो यूजर कैन स्टिल प्रोसीड विद हिज क्वेरी यूजिंग रेप्लिका कॉपीज विदाउट एनी नॉलेज ऑफ फेलियर. दिस इज फेलियर ट्रांसपेरेंसी. तो इसके अलावा कम्बिनेशन ऑफ ट्रांसपेरेंसीज यूज़ की जा सकती हैं, जिसमें लोकेशन ट्रांसपेरेंसी, फ्रेगमेंटेशन और रेप्लिकेशन ट्रांसपेरेंसीज जो सी है उनका सबसेट यूज़ किया जा सकता है. तीनों को मिला के कोई नई टेक्निक जो सी वो आगे पेश की जा सकती है, ताकि यूज़र जो सा है उसको उससे डिटेल्स को हाइड किया जा सके. और इस तरह ये एंटी हैकिंग भी है एक टेक्निक, कि पता न चले कि डेटाबेस कहाँ पे है, ताकि उस पर कम से कम अटैक्स हों. तो इस तरह ये आपका लेक्चर कंक्लूड होता है. अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं. थैंक यू ऑल. अल्लाह हाफिज़.